थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके अनुसार क्या माना जाता है कि इसके 3 कोनोटेशंस हैं जो क्या बताते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। तो इसका मानना है कि जो भी आज हम जीव जंतुओं को देखते हैं ये ऐसे कैसे बने हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया, ये पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ये ऐसे ही हैं, कोई इवोल्यूशन नहीं आया। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर आल्सो। तो जो आज हम जैव विविधता देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, ये जब बने थे उस टाइम से ही ऐसे कैसे हैं, और आने वाले जो टाइम है फ्यूचर में भी इनके अंदर कोई चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा, वो सेम रहेंगे। इस थ्योरी का मानना है ये। और इसके अनुसार जो अर्थ है वो केवल 4000 साल पुरानी ही है, जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलते हैं कि जो जीव हैं ये मतलब जो गॉड हैं, भगवान हैं, उन्हीं ने बनाए हैं और उन्हीं ने जितना भी अलग अलग टाइप के जो क्रिएचर हैं वो डेवलप किए हैं। जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो उनके जिनको वो मानते हैं गॉड होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से ये थ्योरी काम करती है। स्पेशल क्रिएशन जो सुपर नेचुरल पावर है वो काम करती है इनके पीछे। स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंदर इस थ्योरी को काफ़ी चैलेंज किया गया, काफ़ी आर्ग्यू हुए इसके ऊपर। Geological history of Earth closely correlates with the biological history of the Earth. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ किस प्रकार से बनी है, वो किसके साथ कोरिलेट करता है, किसके साथ वो बिल्कुल उसका संबंध है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ। मतलब जो जीवन आया है धरती पे, तो वो जैसे जैसे अर्थ बनती गई है, जो जीवन भी इसी तरीके से डेवलप होता गया है अर्थ के ऊपर। कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। जो धरती है जैसे इसमें माना गया 4000 साल पुरानी ही थी, लेकिन इसका जो बाद में कंक्लूजन निकाला गया कि जो अर्थ है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब अरबों साल पुरानी है, ना कि हजारों साल पुरानी। उसके बाद है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो जो पहला जो जीवन का जो एक पहली फॉर्म बनी, पहला प्रकार बना, तो वो किस चीज़ से बना है? इवोल्यूशनरी फोर्सेज की वजह से। जो जैव विकास के अलग अलग जो बल काम करते हैं प्रकृति में, उनकी वजह से। और उन्होंने क्या किया, जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे उनसे जो लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हैं। ये बायोजेनेसिस थ्योरी उसके बारे में बताती है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। 3 अरब साल पहले मानी जाती है कि जो पहली जो नॉन सेलुलर फॉर्म्स हैं, नॉन सेलुलर का मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा सेलुलर कंपोजिशन तो नहीं थी जो आज हम एक सेल की स्ट्रक्चर में देख पाते हैं, लेकिन वो सिंपलर स्ट्रक्चर थी। वो जो लाइफ है वो 3 अरब साल पहले बनी है धरती के ऊपर। दे वुड हैव बीन जाइंट मोलिक्यूल्स। तो वो क्या है? सेल तो नहीं थे, सेल के अंदर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, तो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो सेल के। ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ शुरुआत में इन्हीं की फॉर्म में विकसित हुई है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। तो जो कंप्लीट एक सेलुलर स्ट्रक्चर है वो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो का मतलब है 2 अरब साल पहले ही विकसित हुई हैं। उससे पहले कोई भी मतलब जो सेलुलर फॉर्म है उसका कोई भी आज सबूत वो देखने को नहीं मिलता है। वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स एंड इन एनवायरमेंट वाटर एनवायरमेंट ओनली। और जो ये इवोल्यूशन है सेलुलर फॉर्म का जो ये बनी है वो सिंगुलर सेल की फॉर्म में बनी है। पहले सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए हैं। और वाटर एनवायरमेंट ओनली जो इवोल्यूशन माना जाता है ये पानी के अंदर ही माना जाता है। उसके बाद इस बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस माना जाता है। तो इन 1953 एस.एल. मिलर और साथ में इनके जो यूरे थे ये इनके यूरे और मिलर ये एक दूसरे के गुरु शिष्य थे ये। और जो इनका रिसर्च था उन्होंने साथ मिलकर किया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन, जैसे पहले जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी, जो अलग अलग गैसेज की कंपोजिशन थी, तो ऐसी ही गैसेज की कंपोजिशन इन्होंने लेबोरेटरी स्केल पे लैब में तैयार की। और इन्होंने क्या किया? क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लास्क, एक बंद फ्लास्क ली, जो फ्लास्क होती हैं कोनिकल फ्लास्क, राउंड बोटिंग फ्लास्क, ऐसी एक स्पेरिकल फ्लास्क ली जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स लिए और उनके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया।
और जो वो किस टेम्परेचर पे ली, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रिएक्शन है वो करवाई, और जिससे क्या ऑब्जर्व किया, अमाइनो एसिड बनते हुए इन्होंने ऑब्जर्व किए। ऐसी ही सिमिलर कंडीशन में तो इन्होंने सुगर्स, नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट्स और फैट, ये चीज़ें भी ऑब्जर्व की। और कुछ दूसरे साइंटिस्टों ने भी इनके अंदर अपना रोल प्ले किया, जो कि अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं, अदर्स का मतलब है दूसरे साइंटिस्टों ने भी ये शुगर वगैरह है, नाइट्रोजन बेस है, पिगमेंट्स हैं, फैट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन को प्रूव करके दिखाया कि ये कैसे बने हैं। एनालिसिस ऑफ मेटेरोइड, जो ये खगोल पिंड वगैरह हैं जो धरती पर टकराते रहते हैं, यदि उनका अच्छे ढंग से एनालिसिस, उनका निरीक्षण किया जाए तो इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो यहाँ से जो केमिकल इवोल्यूशन है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं से ही लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट हुई हैं, उसको कई लेवल पे तो ज़्यादा माना गया और कई लेवल पे कम, क्योंकि इसके लिमिटेड एविडेंस ही मौजूद थे। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यूरी एंड मिलर ने यूज किया उनके लेबोरेटरी स्केल पे, तो वो क्या था, एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर उन्होंने जो भी उस टाइम की एनवायरमेंटल कंडीशन थी, क्लोज्ड फ्लास्क था, तो जिसके अंदर इन्होंने मिक्सर लिया, एक फ्लास्क यहाँ पे है जो कि वाटर को यहाँ पे लगातार गर्म करता गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक जगह पे स्पार्किंग वगैरह ली, और स्पार्किंग क्या करती थी, जैसे उस टाइम पे लाइटनिंग वगैरह होती थी तो काफ़ी सारी जो गैसेज के कम्बिनेशन में, उनके रिएक्शंस में ये भी बड़ा रोल प्ले करती थी। अकेला टेम्परेचर ही नहीं, जो लाइटनिंग वगैरह है उनकी वजह से कई गैसेज के कम्बिनेशन है वो उस टाइम बने। और जो अलग अलग गैस हैं वो एक क्लोज्ड फ्लास्क में लिया, उसके बाद स्पार्किंग करवाई, स्पार्किंग से देखा कि जो नीचे का कंटेंट था उनको जब उन्होंने टेस्ट करके देखा तो इसके अंदर अमाइनो एसिड और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बने। लिए इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, लेकिन जो अलग अलग उस टाइम के एनवायरमेंटल कंडीशन को क्रिएट किया गया उससे पाया गया कि जो अमाइनो एसिड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो इन्हीं से बने हैं। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ओपरेन और हेल्डन ने। तो उन्होंने क्या किया, ओपरेन ऑफ रशिया, हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, जो अलग अलग देश के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने भी इस चीज़ के साथ सहमति जताई कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आरएनए, प्रोटीन, उन्होंने तो जैसे जो इनसे पहले वाले साइंटिस्ट थे यूरे एंड मिलर, उन्होंने बताया था कि आरएनए वगैरह है, प्रोटीन वगैरह, वो कैसे बनते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ है इन मॉलिक्यूल से आगे कैसे डेवलप हुई, इनका मतलब आगे का स्टेप है वो इन्होंने क्लियर किया। एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। जो केमिकल इवोल्यूशन के बाद ही जो लाइफ है वो ओरिजिनेट उसका माना जाता है। पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनने स्टार्ट हुए। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। तो ये केमिकल इवोल्यूशन यही बताता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से कैसे बने हैं। कंडीशंस क्या थी उस टाइम, हायर टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, मतलब जो ज्वालामुखी वगैरह फटते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग का मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा था, ऑक्सीजन बहुत कम प्रेजेंट थी, तो CH4, मीथेन, अमोनिया, ये जो गैसेज हैं उस टाइम ज़्यादा प्रेजेंट थी। तो जो ओपरेन और हाल्डन की थ्योरी ने क्या बताया, एक हाल्डन इन्होंने सूप लिया, सूप मतलब एक लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मटेरियल प्रेजेंट थे, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से आरएनए, डीएनए वगैरह, और जो उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रहे हैं किसके अंदर। जैसे ही वो एग्रीगेट हुए, इकट्ठे हुए, तो कोसर्वेट्स मतलब छोटे छोटे जो बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म्स हैं वो बनी, माइक्रोस्पियर्स बने, जैसे पिक में हम देख सकते हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पियर से प्रोटोसेल्स मतलब पुराने टाइप की सेल्स बनी, और इन्हीं प्रोटोसेल्स के अंदर जब न्यूक्लिक एसिड आया, आरएनए, डीएनए आया, तो इन्होंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक सिस्टम बना, एक सेल बनी। तो सेल का इवोल्यूशन हम देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है ओपरेन एंड हाल्डन थ्योरी के अनुसार। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटन मैटर लाइक स्ट्रा एंड मड। तो ये थ्योरी उसका मतलब आगे के बारे में बताती है कि पहले एक बारी जो लाइफ आई है उसके बाद जो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं उनके ही गलने सड़ने से आगे की जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। और इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लुइस पास्चर ने। उन्होंने क्या किया था, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ,
तो इन्होंने बताया था कि जो पुराने टाइम पे यदि पुरानी लाइफ पहले एग्जिस्ट है करती है कहीं, तो उसी से जो नई लाइफ है वो विकसित होती है। तो इन्होंने क्या किए थे, कुछ प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, मतलब फ्लास्क को स्टेरिलाइज किया इन्होंने, और उसमें कुछ टाइम के बाद देखा कि वहाँ पे कोई भी जो यीस्ट है वो नहीं बनी है, कोई बैक्टीरिया वगैरह उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो स्पोर वगैरह यदि प्रेजेंट भी थे, बैक्टीरिया वगैरह छोटे मोटे उनके अंदर प्रेजेंट भी थे, तो उनको प्री स्टेलाइज का मतलब हीट वगैरह करके उसको स्टेलाइज कर लिया। स्टेलाइज मतलब उनको कीटाणु रहित कर लिया, और उसके बाद उसको लंबे टाइम तक ऐसे ही रखा, तो उसके अंदर पाया कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने पहले वाली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को तो उस टाइम किल ही कर दिया। और उन्होंने फिर दूसरे फ्लास्क के अंदर क्या किया, उस फ्लास्क को ओपन एयर छोड़ दिया, ऐसे खुले में छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर नए नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो अरोज हुए, किससे, किल्ड यीस्ट से। तो इन्होंने यीस्ट का एक लिक्विड फॉर्म ली और उनको प्रीस्टलाइज, यदि उसको गर्म किया काफ़ी टाइम तक, उसके बाद ऊपर से उसको बंद कर दिया, तो उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म वो डेवलप नहीं हुए। लेकिन यदि इसी किल्ड यीस्ट को ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया, तो उसमें से काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है वो देखने को मिले। तो पिक से हम जो एक्सपेरिमेंटल हैं वो देख सकते हैं। ये लुईस पास्चर थे, और इन्होंने जो एक स्पेशल टाइप का जो फ्लास्क लिया, जिसकी जो नेक थी वो स्वान नेक टाइप की थी, जैसे जो हंस है, हंस की नेक होती है, इस प्रकार की जो मुड़ी हुई ट्यूब थी। तो उस टाइप का फ्लास्क लिया। फ्लास्क में क्या लिया, जो ईस्ट है उनको लिया, ईस्ट का एक लिक्विड फॉर्म जो खमीर होता है, जो एनारोबिक फर्मेंटेशन करवाता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, गर्म किया उसको, जो भी लिक्विड में कंटेंट था, और उसके बाद उस फ्लास्क को ऐसे ही छोड़ दिया, स्टेरिलाइजेशन कर दिया मतलब, और बाद में चेक किया थोड़े टाइम के बाद कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था। लेकिन सेकंड वाले में क्या किया, हीट किल्ड तो किया, लिक्विड कंटेंट से एक बार स्टेरिलाइज तो कर दिया वो, लेकिन उसके बाद जो नेक वाला पोर्शन है, ये बेंड नेक वाला, ये हटा दिया, और उससे क्या मिला कि जो बैक्टीरिया है वो फ्लास्क के अंदर थोड़े टाइम के बाद जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए। और जो एक थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, हीट सप्लाई की, एक बार स्टेलाइज किया, उसके बाद कुछ कंटेंट है वो ट्यूब के अंदर लेके आ गए, और फिर बाद में देखा कि जो बैक्टीरिया हैं वो भी प्रेजेंट थे। तो जब तक एयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था इस लिक्विड का, जैसे यहाँ पे एयर के साथ कोई कनेक्शन था, और ये बेंट ट्यूब क्यों ली गई, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इस पोर्शन तक ना पहुँच पाए, जो भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर पाए वो इसी पोर्शन तक पहुँच पाए, जो बेंट वाला भाग है इसी जगह तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को, एयर वाले बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए इस टाइप का जो इन्होंने जो मॉडिफिकेशन है वो ट्यूब है वो ली थी फ्लास्क के ऊपर। तो यही बता रहा है कि यदि लाइफ प्रेजेंट है, जैसे एयर में लाइफ प्रेजेंट है, तो एयर यदि कंटेंट में आ जाती है इसके स्टेलाइज्ड पोर्शन के, तभी बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज वो बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते हैं।